सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, सो कहाँ पे थे हम थे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 85% अपने पॉजिटिव थिंकिंग के कारण एडमिशन ले लेते हैं और बाकी 15% नॉर्मल चीजों से। तो आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, जो इस चैप्टर का मेन सार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्या कोई अधिकारी अच्छे रवैये के बिना अच्छे कार्यकारी बने बन सकता है? आपको क्या लगता है? क्या अगर आपका रवैया अच्छा नहीं है तो क्या आप एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे कामयाब इंसान बन सकते हैं? क्या कोई छात्र अच्छे रवैये के बिना एक अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माता पिता, शिक्षक, बिक्री व्यक्ति, नियोक्ता, कर्मचारी अच्छे रवैये के बिना अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं? आपको क्या लगता है? यदि रवैया सफलता में इतना महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या हमें अपनी जांच नहीं करनी चाहिए? जीवन के दृष्टिकोण को हमारा जो जीवन है कैसे प्रभावित करेगा? आपका रवैया एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपने अपने रवैये में चेंजेस ले आया, रवैया कहने का तात्पर्य अगर आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ जाता है, तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी वर्क हो, आप उसमें अपने आप को एक अच्छा ही पाओगे। चाहे वो टीचिंग हो, मास्टरिंग हो, या वो माता पिता की भूमिका निभानी हो, आप वहां पे अव्वल ही आएंगे या फिर आप उसमें आगे ही बढ़ पाएंगे। कैसे? क्योंकि जब आपका रवैया है, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। अगर एक छात्र बच्चों की प्रॉब्लम्स को या फिर उसके आंसर को बताने से पहले खुद ही बोलता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो उसका रवैया चेंज करने की जरूरत है। अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखता है या फिर अपने काम से बचने की कोशिश करता है, तो उसको अपने रवैये को बदलने की जरूरत है। आपके रवैया ही आपको बनाती है, आपके रवैया ही आपको बिगाड़ती है। चलिए एक बहुत प्यारी एक डायमंड की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, जो आपको हेल्प करेगी आपके रवैये को चेंज करने में। ध्यान से समझने, स्टोरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी अच्छी है। और ये स्टोरी किसकी है? ये कहानी है आफिज नाम के एक अफ्रीका के एक आदमी की, जो एक किसान है। बहुत खुश और संतुष्ट था अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय करता था। कहा जाए तो उसके लाइफ में इतनी ज्यादा प्रेशर नहीं था, वो बड़े खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है। कहने का तात्पर्य है कि उसका जो किसानी जो फार्मिंग का वर्क है खुशी से कर रहा है। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था। वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आया एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसे हीरो की महिमा के बारे में उसके साथ में बैठा और उसको हीरो की शक्ति के बारे में बताया। डायमंड बहुत जो महंगे होते हैं, जैसे हम इंडियंस हैं, गोल्ड बहुत ज्यादा हमें वो रखता है कि यार गोल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना होता है बहुत है। तो डायमंड बहुत ऊपर लेवल की बात कह दी इस स्टोरी के अंदर। सो उस आफिज नाम के व्यक्ति को वो बुद्धिमान व्यक्ति इस हीरो की बारे में बताता है कि डायमंड कितना महंगा होता है, डायमंड कितना शक्तिशाली होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास आपके उंगलियों में जो है अंगूठी हो, वो भी डायमंड की, सोचो कितना अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या कहते हैं कि अगर आफिज जो किसान है, जो शहद को बनाता है या फिर खेती कर रहा है और फिर वो उसका जो भी काम है, वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास डायमंड होगा ना, तो तुम वो हर चीज कर सकते हो जो भी तुम्हें जिंदगी में करना है। तो आप अपना खुद का शहद खरीद सकते हो, शायद आप खुद का देश खरीद सकते हो। और ये चीज बोलता है, और ये चीज बोल करके आफिस को चले जाता है। अब आफिस जो बड़ा खुश इंसान है, जो अपनी जिंदगी को पहले ही बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा है, बड़ी जिंदगी को अच्छे से जी रहा है, उस रात आफिस सो नहीं पाया। अच्छा, क्यों नहीं सो पाया होगा? क्योंकि एक बेचारा आदमी जो अपनी किसानी की जिंदगी में पहले से ही बड़ा खुश है, जो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा है, एक आदमी आता है, उसको हीरो की महिमा के बारे में बताता है, उसके सपने दिखा के चले जाता है। हाफिज रात भर सो नहीं पाया। अच्छा, आगे क्या हुआ? वो दुखी था और असंतुष्ट हो गया। क्या लगता है आपको
हाफिज पहले तो बड़ा खुश था, वो बाद में इतना नेगेटिव क्यों हो गया होगा? इसका सिंपल सा क्या तात्पर्य है कि वो अपनी जिंदगी में जो भी था उसमें खुश था, लेकिन वो बुद्धिमान आदमी के आने के बाद जब उसको हीरो के बारे में बात की गई तो वो इंसान ने अपने आप को सोचने लगा कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो उसको लाइफ में चाहिए, और वो दुखी हो गया क्योंकि वो असंतुष्ट था और इसलिए वो दुखी था। अगली सुबह हाफिज ने अपना खेत बेचने का पूरा सोच बना लिया कि मैं अपना खेत बेच दूंगा। सोच के देखो, वो इंसान जो बड़ा खुश था, अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से जी रहा था, अचानक से उसका सुबह उठ करके ये दिमाग में हो चुका था कि मैं खेत बेच दूंगा। सिर्फ एक इंसान के आने के बाद। थोड़ा उसको और समझते हैं। अपने परिवार की देखभाल और वो सारी चीजें भी समझ करके वो हीरो की तलाश में निकल पड़ा। क्या गया वो? हीरो की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसने पूरे अफ्रीका में देखा और कोई नहीं मिला। उसने पूरे यूरोप में देखा, कोई नहीं मिला। स्पेन में पहुंच गया। अफ्रीका में तो रहता ही था हाफिज, वहां भी कोई नहीं मिला। यूरोप पहुंचा, वहां भी कोई नहीं मिला। स्पेन तक पहुंच गया भाई साहब। खेत बेच दिया, घर वार अपना छोड़ दिया, हीरो की तलाश में निकल गया। अनजान देश में घूम रहा है। तब तक घूमता रहा। भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक रूप से पूरा टूट चुका है, फिजिकली, मेंटली, अपने आप को टोटली तोड़ चुका है। उसके पास समझ लो कि बिल्कुल ही अपने आप को निराश कर चुका है वो इंसान, क्योंकि उसके पीछे उसने कुछ नहीं छोड़ा। खेत बेच चुका है, परिवार छोड़ चुका है, सिर्फ हीरो के चलते। वो इतना निराश था, वो इतना निराश हो गया। वो एक नदी पहुंचा। नदी का नाम था बॉसिलोना नदी। आत्महत्या करने जा रहा है ये आदमी। अब कह रहा है मैं नहीं जीऊंगा, मेरे को ये जिंदगी नहीं जीनी। और क्यों नहीं जीनी? कि पहले संतुष्ट था, एक आदमी के आने बाद में संतुष्ट हो गया। क्यों हो गया? हीरा चाहिए। हीरा के चलते सुबह उठ करके इसने निर्णय बनाया कि मैंने खेत बेच देना है। क्या कर देना है? मैंने खेत बेच देना है। और चल दिए भाई साहब बेचने के लिए। बेच भी दिया। और बेचने के बाद में अलग अलग कंट्री भी चले गए, वहां भी कुछ हासिल नहीं हुआ, निराश हो गया भाई साहब। आत्महत्या करने जा रहे हैं। घर वापस आकर के जिस व्यक्ति ने उसका खेत खरीदा था, वो खेत से होकर के बहने वाली जलधारा, ऊँटों की पानी पिला रहा था। कहने का मतलब क्या है, जिसको उसने अपना खेत बेचा था वो गया उसके पास में, और जाने के बाद में देखा कि वो आदमी अपने ऊँट को पानी पिला रहा है। ठीक है। सुबह का टाइम था। ओके। बहुत तेज सी किरणें आ रही थी, और इंद्रधनुष देखा उसने, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही, कुछ देर पहले ही बारिश रुकी थी, और पत्थर से एक इंद्रधनुष सा निकल रहा था। वो इंद्रधनुष देखा, बड़ा चमका हुआ दिख रहा है, वो बड़ा खुश हो गया, अरे इतना प्यारा, इतना अच्छा। उसने सोचा जो है कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ठीक है। उसको अच्छा लगा, खुश हो गया वो इतना अच्छा दृश्य देख करके, क्योंकि वो बिल्कुल पत्थर को चीरता हुआ जा रहा है इंद्रधनुष, कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है। तो उस दोपहर बुद्धिमान व्यक्ति आया जिसने उसको हीरो के बारे में बताया था, और पूछा उससे। क्या पूछा? क्या हाफिज वापस आ गया? नए मालिक ने कहा नहीं। तो उसने बोला आपने ऐसा क्यों पूछा, ऐसा करके? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा क्योंकि वो हीरा है। क्या बोला उसको? वो हीरा है। तो उसने बोला नहीं, सिर्फ वो पत्थर है। वो इंद्रधनुष जो जा रहा था वो पत्थर पे टकरा रहा था, चीर रहा था उसको। तो उसने बोला कि ये हीरा है। तो उसने बोला नहीं, हीरा नहीं है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसने क्या बोला बुद्धिमान व्यक्ति ने, चलो मैं आओ तुम्हें दिखाता हूँ। और बहुत कुछ उन्होंने जा करके कुछ नमूने उठाए और उन्हें विश्लेषण किया, निश्चित किया,
और सही में वो जो पत्थर थे वो हीरे थे। उन्होंने पाया खेत में कहीं एकड़ तक हीरो से भरा हुआ था। जो खेत उसने बेचा था उसको बाद में पता चला कि वहां पे काफी एकड़ तक हीरे गड़े हुए थे, और जो इंद्रधनुष जा रहा था वो उस पत्थर से टकरा करके वापसी जा रहा था, क्योंकि हीरे से टकरा करके वापसी जा रहा था। तो वो बिल्कुल ही शॉक हो गया। इससे समझ में क्या आता है? वर्ड मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या कहानी की क्या वो है? जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है, मतलब हमारा जो माइंडसेट होता है वो सही होता है, तो हमें एहसास होता है कि हम सभी कहीं एकड़ हीरो पर चल रहे हैं। अक्सर हमेशा हमारे पैरों के नीचे हमें कहीं नहीं जाना है। ठीक है। और जब हम अक्सर पहचानना है या फिर हम नहीं जानते हैं, हमारे जो चेहरे होते हैं, हमें एक तमाचा मिलता है जब हमें कोई चीज की खबर नहीं होती है, फिर पता नहीं रहता है, और हम फिर से पहचान नहीं पाएंगे। और वो अवसर जो है वो हमें सिखा देता है। पहला पॉइंट में क्या सिखाया गया था कि आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज आती है। कहने का तात्पर्य क्या है? आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है और वो आपके सामने ही होती है। ठीक है। और हमारा दिमाग हमें कहता है कि नहीं, जाने दे, नहीं जाना है, अपॉर्चुनिटी है, जाने देते हैं। दूसरे ऑप्शन में जब अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है तो हमारे गाल पे तेज से चाटा पड़ता है, और हमें एक जिंदगी में एक चीज सिखा देती है, जो हमने थिंक एंड गो रिच में किताब रीड करी थी, जो मैंने आपको सिखाया था, 3 फीट नीचे का सोने की कहानी। उस इंसान को तमाचा पड़ा था, अगर आपको पता हो तो। तीसरा पॉइंट है, जो अवसरों को, जो अपॉर्चुनिटी को पहचानता नहीं है, जो उसकी लाइफ में आती है, वो सारी जिंदगी शिकायतें ही करता रह जाता। कोई भी अपॉर्चुनिटी केवल एक बार ही दस्तक देता है आपकी जिंदगी। अगर शायद बेहतर या फिर खराब हो सकता है, कभी भी पहले जैसा नहीं। इसलिए कहीं समय पर सही निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसको सही वक्त रहते अपॉर्चुनिटीज पे निर्णय लेना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। सो दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको इस चैप्टर से काफी कुछ समझ में आया होगा। इस चैप्टर को अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ तो इसका मेन कहने का तात्पर्य ये है इस किताब का या फिर चैप्टर का, कि आपका एक पॉजिटिव थिंकिंग कितना मैटर करता है। पहली स्टोरी में हमने ये जाना कि आप जो गुब्बारा है उसके अंदर जो हवा होती है वो कितना मैटर करता है। आपके अंदर भी जो मेंटालिटी है, जो चीजें सोच है आपके अंदर जो भरा हुआ है, वो कितना मैटर मैटर करता है आपकी लाइफ में। दूसरी स्टोरी में हमने ये सीखा कि अपॉर्चुनिटीज को गंवाना नहीं है। जैसा कि अ, हमारे मियाँ साहब के साथ हुआ। उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने खेत बेच दिया और निकल गए ढूंढने के लिए। ठीक है। और बाद में उनको वो उनका फल भी मिला। तो वो है कि आपकी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज आती है या फिर कोई भी आता है, उसको देखो, परखो, उसको समझो, और अमल करना काफी इंपॉर्टेंट है।